Hello everyone, welcome to today's session. In today's session, I am going to explain three topics of group 16 element of P block element of class 12 chemistry. So these topics are dioxygen, simple oxides and ozone. So in this session, I am going to explain the preparation, properties and uses of all these three kind of the molecules and the compounds. So let's get started. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाईऑक्सीजन, सिंपल ऑक्साइड्स एंड ओजोन के बारे में बात करेंगे. ओके, तो वन बाय वन हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम डाईऑक्सीजन की बात करते हैं. तो डाईऑक्सीजन एक्चुअली ये O2 को ही हम बोल रहे हैं डाईऑक्सीजन. दिस इज़ O2. तो O2 की शुरुआत करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अर्थ क्रस्ट पे 46.5% का जो मास का मैटर है वो अर्थ क्रस्ट का ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड्स के फॉर्म में है. और अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की तो 21% है. और अगर बाय वेट बोलूं एटमॉस्फेयर में तो भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 23.2% बाय वेट इन एटमॉस्फेयर. ओके, एंड 46.5% बाय वेट बाय मास है अर्थ क्रस्ट पे. तो ये अर्थ क्रस्ट का है और ये एटमॉस्फेयर में बाय वेट है. ओके, तो सबसे पहले डाईऑक्सीजन की हम प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था कार्ल शील ने. कार्ल शील ने सबसे पहले इसको 1772 में सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था. ओके, सबसे पहले इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था. तो कार्ल शील वॉज द फर्स्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया. देन बाद में जोसेफ प्रेस्टली भी थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था. उसके अलावा हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके आइसोटोप्स भी होते हैं O16, O17 एंड O18. तो ये मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसमें से O18 आपका रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक का होता है. ओके, नाउ डाईऑक्सीजन की और डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ. सो दिस इज़ O2 एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन की बात पहले करें तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है उसको हम जो क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैग्नेट्स होते हैं उसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करके इसको हम बना सकते हैं. सो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, यू मे से ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स. और ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स मैंने आपको नाम लेके बताया था, जैसे नाइट्रेट्स हैं, ओके, कार्बोनेट्स हैं, देन क्लोरेट्स भी है, परमैग्नेट्स हैं, डाइकार्बोनेट्स हैं. नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, जिसमें से एक जो बहुत सिंपल है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने ये पढ़ा था, वहाँ पे हमने कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में ये पढ़ा था. तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 जो कि कैटलिस्ट है, तो ये बनाता है 2KCl एंड 3O2. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रिपरेशन. ठीक है, तो हम पोटेशियम क्लोरेट है, जैसे उसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट को भी अगर मैं हीट करूं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये भी बनाएगा क्या, 2KNO2 प्लस O2. ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी. तो लाइक दिस. तो जितने भी ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या कह सकते हो प्रिपरेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, जो थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सम डाइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ कुछ डाइऑक्साइड्स हैं, परऑक्साइड्स हैं, ओके, एंड सम हायर ऑक्साइड्स. इनका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करके हम बना सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ऑक्साइड्स के बारे में, ये जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये लो रिएक्टिविटी रखते हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. 2Ag2O गिव्स आउट 4Ag प्लस O2. ओके, सिल्वर की ऑक्साइड है. देन 2HgO. ठीक है, इसको भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये 2Hg बनाएगा प्लस O2 बनाएगा. इस तरीके से नंबर ऑफ़ रिएक्शंस हमारी बुक में मेंशन की हुई है. जैसे PB2O3 की PB3O4 की भी रिएक्शन लिखी है, 2PB3O4. इसको आपने जब हीट किया तो ये बनाएगा 6PbO प्लस O2. देन इसके बाद फिर एक और रिएक्शन हमारी बुक में मेंशन की हुई है जो कि PbO2 की है, 2PbO2
गिव्स आउट 2 PbO प्लस O2। तो लाइक दिस। तो इस तरीके से जो लोअर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी लो रखते हैं उनकी भी केसेस में हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन को बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो 2 मेथड्स हो गए। हम तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी आप बना सकते हो। तो फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये 2H2O एंड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू आर प्रिपेयरिंग द ऑक्सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा 4th मेथड कह सकते हो या हम कह सकते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन लार्ज स्केल, अगर आपको लार्ज स्केल में इसको प्रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे। लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है H2O की इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2H2O की आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आप जानते हो 2H2 प्लस O2 ये रिएक्शन प्रोडक्ट होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, एनोड से मिलता है, ये कैथोड से मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तब। उसके अलावा हम ये तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, वाटर वेपर्स को निकाल देते हैं, देन उसका हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों गैसेस को निकालने के बाद आसानी से हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टन मैथड्स बाय विच यू आर प्रिपेयरिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज़। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो क्योंकि ये गैस आप जानते हैं इसके बारे में कि ये हमारी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। तो ऑक्सीजन इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो 3.08 ml होगी पर 100 ml ऑफ वाटर में। देन इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ पेल लिक्विड अंडर प्रेशर। देन इसका फ्रीजिंग पॉइंट, it freezes at 55 Kelvin and it liquefies at 90 Kelvin. It has 3 isotopes O16, O17 and O18, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जब हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो ये तो उनकी थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हमने की। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी आपको रीड आउट करके बताई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये एक क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल, इट इज़ अ क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड द बॉन्ड एंथैल्पी जो इसकी होगी, अगर हम इसको ब्रेक करें 2O में, है ना, 2O में अगर हम गैसेस एटम इसको ब्रेक करें तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी आती है इट इज़ 493.4 किलोजूल पर मोल की आती है। मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। अनटिल एंड अनलेस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और एटॉमिक ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करती है। ओके, हायर टेम्परेचर चाहिए इसको रिएक्शन करने के लिए। ओके, लेकिन व्हेन द रिएक्शन इनिशिएट, जब ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है तो ये इतनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है जिससे कि ये रिएक्शन को आगे अपने आप प्रोसीड करते रहे। मतलब जैसे हमने कहा कि अगर आपको मीथेन जलाना है तो मीथेन के साथ जब ये रिएक्शन करेगी तो ये CO2 प्लस 2H2O बनाएगा और इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को इनिशिएट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ O डबल बॉन्ड O। उसके लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे एंड जैसे ही ये एनर्जी इसको मिलेगी वो जलना शुरू हो जाएगी मीथेन। तो क्योंकि ये खुद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये नेगेटिव एनर्जी रखता है, इट मीन्स कि ये अपनी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना शुरू कर देगी। ओके, तो इस तरीके से इसके लिए खास बात क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है। डबल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ओरिजिनली ये रिएक्शन स्टार्ट करने में आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा एंड आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन, क्योंकि सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी तो ये अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं जितनी डिज़ायरेबल होती है। ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये बहुत सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि रिएक्शन विद मेटल, तो ये लगभग सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है और यही वजह है कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ओर्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के फॉर्म में हैं तो उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 कैल्शियम प्लस O2 गिव्स आउट 2 CaO। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ 4 Na है सोडियम, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 Na2O बनाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिएक्शंस 2 Mg है, अगर ये सब आपने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी है तो ये बनाएगा 2 MgO।
तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस ये परफॉर्म करते हैं जिसमें मेटल के साथ रिएक्शन होती है। जैसे 4Al ओके प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3। तो लाइक दिस ये सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही है और मेटल की ऑक्साइड्स बन रही है। अलॉन्ग विद दिस ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ओके तो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो जिस तरीके से इन्होंने मेटल के साथ रिएक्शन किया ऑक्सीजन ने, उसी तरह से नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे फॉस्फोरस के साथ इन्होंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन ने, तो इसने बनाया P4O10, ठीक है। उसी तरह से कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2। देन मान लेते हैं मैंने कहा इसको सल्फ़र के साथ अगर आप रिएक्शन कर दीजिए तो ये क्या बनाएगी SO2। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ़ रिएक्शंस कर रही है नॉन मेटल के साथ भी। तो ये सारे लगभग सारे मेटल्स और सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने में कैपेबल है। Along with this, it can also react with some compounds, reaction with compounds, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था CH4 इज़ अ कंपाउंड, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो CO2 प्लस 2H2O एंड यहाँ पर 2। उसी तरह से हमने कहा कि HCl के साथ भी ये रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। तो ये आर सर्टेन अदर कंडीशन की, यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए प्रेशर टेम्परेचर की और कैटलिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो एक अलग मैटर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कितने तरह की रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से 2Cl2 प्लस 2H2O देन अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकती है, तो 4NH3 अगर है तो ये 5O2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगी 4NO प्लस 6H2O। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ रिएक्शंस इट कैन परफॉर्म जिसमें कि ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो एक और रिएक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी आगे फिर से आएगी, 2SO2 प्लस O2। ये हम ज़रूर पढ़ेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये बनाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जानेंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ रिएक्शंस ऑक्सीजन कैन परफॉर्म। नाउ द यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस हैं तो आपको पता है, यूजेस तो बहुत हैं। तो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट गैस है। तो यूजेस में अगर मैं कहूँ तो इट इज़ यूज इन, सबसे पहली बात तो ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस, यानी कि गैस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, गैस वेल्डिंग आप सब जानते होंगे। गैस वेल्डिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में। देन मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। देन उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल, ये हाइड्रोजन के साथ रॉकेट फ्यूल में, इन रॉकेट फ्यूल ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके जलाया जाता है, प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, बहुत अपथ्रस्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि बहुत स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। देन उसके अलावा बहुत सारे और भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसका हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। देन मिक्सचर ऑफ कार्बन डस्ट एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज एज एक्सप्लोजिव फॉर कोल माइनिंग, उसका हम कोल माइनिंग में एक्सप्लोजन करके माइंस को बर्स्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद O18 आइसोटोप जो है, इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेसर इन द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूजेस ऑल्सो देयर। नाउ हम मूव करेंगे सिंपल ऑक्साइड्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज़ सिंपल ऑक्साइड्स। तो सेकेंड हेडिंग हमारी आ गई सिंपल ऑक्साइड्स। नाउ सिंपल ऑक्साइड्स मतलब बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट विद द ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड ऑक्साइड। तो ऑक्साइड एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर द बाइनरी कंपाउंड, कम से कम बाइनरी कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, मतलब उसमें कम से कम ऑक्सीजन एक होना ज़रूरी है। तो ये ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्साइड्स कई तरीके की हो सकती हैं, आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट में भी, सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल ऑक्साइड्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दो टर्म नया है, सिंपल ऑक्साइड क्या होती है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होती है। सिंपल ऑक्साइड तो आप समझ ही रहे हो कि जैसे जो नेचुरली जो ऑक्साइड्स बन रही हैं, जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, Na2O, देन कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ ऑक्साइड, दे आर द सिंपल ऑक्साइड बिकॉज ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बन रहे हैं, अपनी वैलेंसी के हिसाब से बन रहे हैं, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होती हैं कि इफ़ 2 ऑक्साइड्स और मोर देन 2 ऑक्साइड्स अगर मिक्स हो जाती हैं तो वो मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा PbO भी एक ऑक्साइड है और Pb2O3 भी ऑक्साइड है, दोनों ही लेड की ऑक्साइड है।
और ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट या जो हैवियर मेंबर्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, उन्हीं के केसेस में आपको मिलेगा। जैसे आप जानते हो FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, तो इनमें डिफरेंसेस हैं कुछ ना कुछ। बोथ आर द काइंड ऑफ ऑक्साइड्स। यहाँ पर इसकी +2 स्टेट आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ +3 स्टेट आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी है इस तरीके से। तो ये दो अलग अलग ऑक्साइड हैं, चाहे लेड की हो और चाहे वो आयरन की हो। तो दे आर इंडिविजुअली दे आर सिंपल ऑक्साइड, पर कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ तो ये जो है ये Pb3O4 है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये Fe3O4। तो ये हो गई मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसमें एक से ज़्यादा तरह की ऑक्साइड मिली हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं हम मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, अब ऑक्साइड्स की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये सब हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं, ठीक है। बिना आपको पता होगा मेटलॉइड्स की कैसी होती हैं। मेटलॉइड्स की ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा मेटल्स की ऑक्साइड्स। मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होती हैं, ये होती है बेसिक। तो इस तरीके से ऑक्साइड्स का बिहेवियर है, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स बना रहा है। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा SO2 है एंड SO2 SO3। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, आप चुप फटाफट लिखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर दो तरह के ऑक्साइड बना रहा है। अब दोनों ही नॉन मेटेलिक है, दोनों ही एसिडिक है। तो इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन सी होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी। ओके, इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके अलावा मेटल की ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक होती हैं। और मेटल्स में भी जैसे मान लेते हैं ये दोनों ऑक्साइड्स हैं, तो ये दोनों ऑक्साइड्स में से ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवलेंट होगा, ठीक है। अब बात करें कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, तो आप जान रहे हो कि लेफ़्ट साइड में हमारे मेटल्स होते हैं और राइट साइड में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट जैसे जैसे जाओगे तो ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी ऑक्साइड की वो घटने लगेगी, और अल्टीमेटली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑक्साइड्स का बढ़ने लगेगा। तो ये एक जनरल सा ट्रेंड है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी ऑक्साइड्स हो गई। देयर आर सर्टेन ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल ऑल्सो। तो ये तीन तो आप जानते ही हो, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होती हैं, जिसमें मैं कहूँ तो N2O हो गया, ठीक है, देन CO हो गया, NO हो गया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं। न्यूट्रल मीन्स ये लिटमस सोल्यूशन के साथ किसी तरह का बिहेवियर नहीं शो करती, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि एसिडिक है तो एसिडिक क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वेन एवर यू डिजॉल्व दीज ऑक्साइड्स इन द वाटर दे विल फॉर्म एसिड। ओके, मतलब ये लिटमस टेस्ट देंगे एसिड का। उसी तरह से मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्साइड हमेशा बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बनाएगा, H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये H2SO4 बनाएगा। तो इस तरीके से ये एसिड्स बना रहे हैं। वहीं अगर मैं कहूँ कि आपकी सोडियम की ऑक्साइड है, आपने इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, ठीक है, 2NaOH, इस तरीके से। तो आपको समझना है कि जितने भी मतलब मैं कॉन्सेप्ट हम जो बता रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। जैसे नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद एसिड बनाती हैं, जबकि मेटल की ऑक्साइड बेसिक क्यों है, क्योंकि ये बेस बनाती हैं। ओके, अब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि दोनों ही काम करते हैं, और जनरली ये मेटलॉइड्स होते हैं। पर कुछ मेटल्स हैं जो कि बॉर्डर पे होते हैं। बॉर्डर मीन्स जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटलॉइड से थोड़ा सा डिफ़र होती है, जैसे कि एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की ऑक्साइड हमारी एम्फोटेरिक है, और इसकी रिएक्शन लिखने को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एम्फोटेरिक है, इट मीन्स कि इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज इट विल रिएक्ट विद द बेस। तो 6HCl + 9H2O के साथ अगर आपने इसकी रिएक्शन की है, आप सबको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, 2AlH2O होल 6, इसके ऊपर चार्ज आएगा +3 का, प्लस आपका हो जाएगा 6Cl-। देन अगर मैं कहूँ कि ये बेसिक मतलब ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है मतलब ये बेसिक है, अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो इसका मतलब ये एसिड है। ओके, तो +3H2O, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगी 2Na3AlOH होल थ्राइस। ये क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन कर रही है तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है। या एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो यहाँ इसका बिहेवियर कैसा है, बेसिक है। तो इस तरीके से ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गई, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। नाउ हम थर्ड हेडिंग की तरफ चलते हैं आज की, जो है ओजोन, दैट इज़ ओजोन।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ओजोन गैस हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन एक O3 मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, और ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की रेंज पे होगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से तो 20 किलोमीटर की रेंज पे अपर एटमॉस्फेयर में ये गैस प्रेजेंट होती है, और ये हमें क्या करती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। सबसे इसका इम्पॉर्टेंट है इसकी, ये यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। ओके, नाउ ये 20 किलोमीटर की हाइट पे क्यों है, कैसे है, क्योंकि जब O2 पे यूवी रेडिएशन फॉल होती है तो ये अपने आप जनरेट होती है, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, यूवी लाइट जैसे इस पर फॉल होगी ये जनरेट होगी, और इसका जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है वो -142.7 किलोजूल पर मोल का होता है। ठीक है, ये इसका कह सकते हो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जो कि प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक है, मीन्स इसको हीट मिलते ही, ये यूवी लाइट पड़ते ही ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये सेल्फ मेड प्रोसेस है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक नेचर का ही गिफ्ट है हमें, जिसमें यूवी रेडिएशन पड़ते ही ये बन जाती है, और इसके बाद फिर ये हमें उस रेज से बचाती भी है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर उसको आने ही नहीं देती है। ठीक है, लेकिन भाई अगर ये जिसको हम ओजोन होल कहते हैं, हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमको पढ़ाया जाता था, अगर ओजोन होल बन जाता है तो क्या होता है, यूवी रेडिएशन अर्थ क्रस्ट पे आने लगती हैं, और अल्टीमेटली वेजिटेशन को या किसी को भी, हम लोग को भी, एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। तो जनरली जो 10% का ऑक्सीजन का कन्वर्जन का जो कंपोजिशन है, ये ओजोन अपने आप बनाता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 10% से ज़्यादा की कंसनट्रेशन चाहिए तो हमें उसके लिए ओजोनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ओजोनाइज़र से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, ओजोनाइज़र इज़ अ काइंड ऑफ apparatus जिससे हम ओजोन की प्रिपरेशन करते हैं। ओजोन की प्रिपरेशन करने के लिए द रिएक्शन विल बी सेम, बट इंडस्ट्रियली इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द ओजोन, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3O2 को हम जब 2O3 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना होता है। मैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, मतलब क्योंकि वैसे इसका डेल्टा एच तो सेम रहने वाला है, जो ऊपर हमने लिखा है 142.7, ये 142 किलोजूल पर मोल। तो ये साइलेंट का मतलब है कि आप जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर अभी तक हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ही कोई लिक्विड होता है, उसमें अपने 2 इलेक्ट्रोड डाले और इसमें बहुत हाई वोल्टेज की करंट पास कर दी तो स्पार्किंग हो गई, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब विदाउट स्पार्क आपको इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना है, क्योंकि जैसे स्पार्क होगा बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और ओजोन ब्रेक डाउन हो जाएगा ओजोन का। ठीक है, इसलिए इसको हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं कि मतलब विदाउट स्पार्किंग आपको वहाँ पर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस तरीके से ओजोनाइज़र में प्रिपेयर किया जाता है ओजोन। ठीक है, ये तो हो गई प्रिपरेशन। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। प्रॉपर्टीज़, एक पेल ब्लू गैस है जिसका एक पंजेंट ऑर्डर है। ठीक है, ये एयर से हैवी होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 385 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 24 केल्विन है। देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल, नॉट वेरी मच, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है, इट लिक्विफाइज टू ए डीप ब्लू लिक्विड, अगर इसको हम लिक्विफाई करते हैं तो डीप ब्लू लिक्विड में लिक्विफाई होती है, लेकिन अगर सॉलिडिफाई करते हैं तो ये ब्लैक वॉलेट सॉलिड में सॉलिडिफाई होती है। देन उसके बाद स्मॉल कंसनट्रेशन अगर इसकी है तो इट इज़ हार्मलेस फॉर अस, लेकिन अगर कंसनट्रेशन इसकी बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस भी हो सकती है। ओके, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। थर्मोडायनामिकली इट इज़ अनस्टेबल। वाई थर्मोडायनामिकली इट इज़ अनस्टेबल? तो हमें क्या देखना है, अनस्टेबल का मतलब हुआ कि ये जो O3 है, 2O3 विल ब्रेक डाउन इनटू 3O2, ये गैस है। तो ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होने का मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। जैसे मैंने इससे पहले प्लस में लिखा था तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि हमने रिवर्स रिएक्शन लिखी है। हमने इससे पहले लिखा था 3O2 गिव्स और 2O3, तो ये प्लस में था, अभी मैंने उल्टा लिखा है, ओजोन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दिस इज़ फेवरेबल, ठीक है, थर्मोडायनामिकली। तो अगर ये रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि ये
थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल गैस हुई ओजोन, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगी ऑक्सीजन में। अब इसको प्रूव करते हैं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखो, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस। ना अगर आप देखो डेल्टा एस कैसे निकाला जाता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और यहाँ पर ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स है। बिकॉज प्रेशर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, इसका नेचर पे से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली डेल्टा एस की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी डजेंट मैटर, हमें खाली साइन निकालना है। तो इफ़ डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, यानी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी, कैसी आएगी, नेगेटिव ही तो आएगी। तो डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ इसके थर्मोडायनेमिकल अनस्टेबल होने का। अब बात करते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो ये क्योंकि अनस्टेबल है तो फटाफट ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये O2 प्लस O में ब्रेक होता है। इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, इसी वजह से ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसमें से कुछ रिएक्शन जो हमारी बुक में लिखी हुई है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें लेड सल्फाइड की रिएक्शन है, +4O3 gives out PbSO4 + 4O2, दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। एंड द सेकेंड वन जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड को आप ओजोन से रिएक्शन करते हो तो ये बनाता है KOH। तो हम यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन लिख रहे हैं जो हमारी बुक में लिखी है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिस कैन बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का एस्टिमेशन करने के लिए आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमारी बुक के NCERT का एक इंडेक्स क्वेश्चन भी है। कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में आपने देखा I2 निकल रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है इसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। उसके साथ हम आयोडीन को टाइट्रेट करेंगे। तो आयोडीन को अगर हम इस रिएक्शन प्रोडक्ट को अगर हमने सोडियम थायोसल्फेट जो कि नॉन कंसंट्रेशन होगी, अगर उससे हमने इसको टाइट्रेट किया तो हमें आयोडीन का अमाउंट मिल जाएगा। अगर आयोडीन का अमाउंट मिल गया तो स्टोइकियोमेट्री लगा के हम ओजोन का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं ओजोन का। तो ये ध्यान रखना है आप सबको कि हम एस्टिमेशन करना चाहें तो हम ओजोन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे और भी बहुत सारी रिएक्शंस है ओजोन की जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। तो जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है एंगुलर या वी शेप भी आप कह सकते हो। ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने का मतलब है कि यहाँ पर इस तरीका इसका डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऑसिलेटिंग बिहेवियर। कभी डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है, ओके। तो O सिंगल बॉन्ड O एंड O डबल बॉन्ड O दोनों ही है यहाँ पे, दोनों की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डबल बॉन्ड है तो वो शॉर्टर होता है, ये होगा लगभग 122 पिकोमीटर का और ये होगा लगभग 148 पिकोमीटर का। पर जब इसकी स्टडी की गई तो O' जो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये 128 पिकोमीटर मिल रहा है, मीन्स इट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये शो करता है कि इसमें रेजोनेंस है। और शेप कैसा मैंने बताया आपको, इसका एंगुलर लिखते हैं या वी शेप लिखते हैं या बेंड भी लिखते हैं, ठीक है। द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इज़ 117 डिग्री। तो इस तरीके से इसके हमने स्टडी कर ली। वन मोर हेडिंग यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं कहूँ कि एक रिएक्शन छूट गई मुझसे आपको बताने की कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब ये ओजोन रिएक्ट होती है तो ये NO2 और O2 में कन्वर्ट होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो हमारा जेट एरोप्लेन्स होते हैं या सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं उनकी एग्जॉस्ट में से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और ये ओजोन को डिप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। फ्रियॉन तो है ही, फ्रियॉन भी आप जानते हो, फ्रियॉन गैस भी ओजोन को डिप्लीट कर रही थी, क्योंकि वो भी सेम रिएक्शन आपने क्लास 11 की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वहाँ पूरी मैकेनिज्म लिखी हुई है। तो NO+ इसकी भी हालांकि लिखी हुई है, NO+O3 गिव्स आउट NO2+O2। ये शो करता है कि ओजोन विल ब्रेक डाउन इफ़ इट रिएक्ट विद द NO, जो कि वेहिकुलर कह सकते हो या जेट एंड सुपरसोनिक प्लेन्स का एक एग्जॉस्ट है, ठीक है। इसीलिए
सुपरसोनिक प्लेन्स या जेट एरोप्लेन्स की जो हाइट है वो फिक्स कर दी गई कि वो सारे प्लेन्स उसी हाइट पे उड़ते हैं, उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं उड़ते हैं, क्योंकि उससे वो ओजोन का डिप्लीशन कर रहे थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अच्छा यूजेस रह गया, तो इट इज़ यूज्ड एज जर्मीसाइड, इसको हम जर्मीसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के साथ इस्तेमाल के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर क्रिस्टलाइज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एट्सेट्रा। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनीज। सो दीज आर द यूजेस। सो टिल अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, सल्फ़र के बारे में बातें करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।